जो वादा किया वो निभाया था। टर्म 1 में हर एक क्वेश्चन हमारी ही एमसीक्यू सीरीज से आया था और अब टर्म 2 की बारी आ गई है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की फंसना पक्का है सीरीज। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है हमारा न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। पूरे एक एक हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपके एनसीईआरटी की बात करते हैं तो उसमें आपको अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर नाम देखने को मिलेगा। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, पूरे नए टॉपिक्स मैंने डाल दिए हैं। इन शॉर्ट बोलूं तो इस वीडियो के बाद आपको फिर से बुक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, किसी भी सोर्स में जाने की जरूरत नहीं है। फंसना पक्का है, सब कुछ आज आपका कवर होने वाला है। जितनी भी चीजें बताऊंगा उनको अच्छे से आप देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हैं आपके मार्क्स नहीं कट सकते। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो टर्म 1 में आपने देख लिया होगा कि फंसना पक्का है कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, ह्यूमैनिटीज के हर एक मेजर सब्जेक्ट्स के टर्म 2 के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर मिल जाएंगे। इन सारी फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल्स डाल दी है, वहां जाके आप चेक जरूर करिएगा। अब सीधा चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम इसमें हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में हमें टर्म 2 में देखने को मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, पहले स्टार्ट में बता देता हूं, ये फर्स्ट वीडियो हमारी फंसना पक्का है सीरीज की पॉलिटिकल साइंस की, तो इसमें थोड़ी ज्यादा चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे उसको फॉलो करें तो हर चीज को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्शल प्लान। तो भाई ये मार्शल प्लान क्या था? तो देखिए, अगर हम यूरोपियन इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना 1945 के बाद, तो उसको कोल्ड वॉर से बहुत मदद मिली थी। पूरा आंसर पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो भाई जो हमारा अमेरिका था इसने मैसिव फाइनेंशियल हेल्प दी थी जिससे यूरोप की इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करा जा सके, और ये जिस प्लान के अंदर हुआ था उस प्लान को हम बोलते हैं मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान के अंदर सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कि भाई ओईसी एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। अब ओईसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। सो ये 1948 में एस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद भाई जो वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं उनको मदद पहुंचाई जा रही थी। अब यहाँ हम सिर्फ वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट की इसलिए बात कर रहे हैं, वेस्ट साइड की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कोल्ड वॉर के समय यूएसए को वेस्ट यूरोप साइड से ही सपोर्ट मिल रहा था, वहां के स्टेट से ही सपोर्ट मिल रहा था। तो अगर हम ओईसी की बात करते हैं तो भाई एक ऐसा फोरम बना जहां पर हमारी वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट ने कोऑपरेट करना चालू किया। किस चीजों पर? ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज पर। तो ये हमारा बहुत पहला सिंपल क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूरे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, आपका पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। दूसरा आता है, व्हाट डज द लोगो ऑन द आसियान फ्लैग सिंबलाइज एंड व्हाट डज द सर्कल विद गोल्डन स्टार्स ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग स्टैंड फॉर। तो दोनों फ्लैग्स के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसको अच्छे से देख लेते हैं। तो एक एक करके दोनों फ्लैग्स के बारे में देख लेते हैं। राइट साइड में मैंने आपके लिए फोटो भी डाल दी है। सबसे पहले हमारा आता है आसियान फ्लैग। तो देखिए, ऑन द आसियान लोगो द 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी, जो हमें 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी देखने को मिलते हैं वो 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसके जरिए? फ्रेंडशिप और सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मतलब आप एकता बोल सकते हैं, इनके जरिए जुड़ी हुई है। साथ ही साथ जो सर्कल है वो क्या सिंबलाइज करता है? यूनिटी ऑफ आसियान को वो सिंबलाइज करता है। तो ये हमारा आसियान का आता है। फिर अगर हम यूरोपियन यूनियन के फ्लैग की बात करते हैं तो जो सर्कल है वो भी इसका भाई पीस और सॉलिडेरिटी के लिए स्टैंड करता है कि भाई जो यहाँ के लोग हैं यूरोप के, उनके बीच में हमें सॉलिडेरिटी और पीस देखने को मिले। साथ ही साथ जो 12 स्टार्स हमें देखने को मिलते हैं, ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि 12 स्टार इसलिए क्योंकि 12 मेंबर हैं, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के जो 12 स्टार्स वो सिंबलाइज करते हैं परफेक्शन, कंप्लीटनेस और यूनिटी। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय द मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। तो अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में देखने को मिलता है। तो द ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट वाज साइंड ऑन द 7th February 1992 एस्टेब्लिशिंग द ईयू। हमारा यूरोपियन यूनियन किसके बाद एस्टेब्लिश हुआ था? इसी ट्रीटी के बाद हुआ था जो साइन हुई थी 7th February 1992 को। साथ ही साथ इसने कुछ चीजों का फाउंडेशन भी किया था। इट लेड द फाउंडेशन फॉर कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, साथ ही साथ कॉपरेशन एंड जस्टिस, होम अफेयर्स एंड द क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी। तो ये हमें इस ट्रीटी के बारे में देखने को मिलता है। फिर अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान एंड व्हाट इज आसियान वे। तो दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम प्राइमरली ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना आसियान की, तो वो है कि भाई वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करें। साथ ही साथ जब उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो अपने आप सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा इसी के जरिए। तो पहला तो ये आता है। फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो वो है कि भाई वो रीजनल पीस को प्रमोट करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। अभी किसके बेसिस पर होगा? सो बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अब इसके बाद हम आसियान वे के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये
ईयू की तरह नहीं है, हमारा यूरोपियन उसकी तरह बिल्कुल भी डिजायर नहीं रखता कि हम एक सुप्रा नेशनल स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करें। सुप्रा नेशनल मतलब होता है जिसका इन्फ्लुएंस, जिसका पावर अपनी टेरिटरी बॉर्डर से भी आगे जाता है और दूसरी कंट्रीज और दूसरे एरियाज रीजन्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो अनलाइक द ईयू देयर इज अ लिटिल डिजायर इन आसियान फॉर सुप्रा नेशनल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। आसियान कंट्री ने भाई एक अनोखी चीज लेकर आए हैं जिसको हम बोलते हैं आसियान वे। वो है कि भाई जब ये इंटरेक्शन करते हैं तो जो इनका इंटरेक्शन का फॉर्म होता है बहुत इनफॉर्मल होता है। जैसे आप देखेंगे कभी इंटरेक्शन होता है तो बहुत फॉर्मल वे में हम करते हैं, तो ये उसको बिल्कुल इनफॉर्मल रखते हैं। साथ ही साथ नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट, मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा कि अगर थोड़ा सा वो इनफॉर्मल हो रहा है तो लड़ाई होगा, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और बहुत ही कोऑपरेटिव रहता है, तो ये हमें आसियान वे का देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज आसियान। भाई अब आसियान क्या है ये भी बता दीजिए, तो देख लेते हैं। तो देखिए बहुत सारे एफर्ट्स हुए, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलता है, नॉन अलाइन मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, हमने सब इसके बारे में पढ़ा हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन बहुत इनइफेक्टिव थे कोई ऐसा अग्रीमेंट करवाने में या कोई ऐसी चीज एस्टेब्लिश करने में जो कि इनफॉर्मल कॉपरेशन इंटरेक्शन लेकर आए, तो ये चीज मिसिंग थी। तो भाई जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन थे उनने इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढा, वो था भाई आसियान। इनने आसियान को एस्टेब्लिश किया। अब आसियान की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। अगर हम आसियान की बात करते हैं तो 1967 में एस्टेब्लिश हुआ। उस समय 5 ऐसी कंट्रीज थी जो हमें देखने को मिलती हैं, वो है भाई हमारा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इनने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था जिसके बाद हमारा आसियान एस्टेब्लिश हुआ था 1967 में। इसके बाद भाई हमें 5 और कंट्री देखने को मिलती हैं जिसने आसियान को ज्वाइन किया। ब्रूनी दरुसलम हो गया, वियतनाम हो गया, लाओ पीडीआर हो गया, म्यांमार जो पहले बुर्मा के नाम से जाना जाता था, कंबोडिया, इनने भी आसियान को ज्वाइन किया। और अब टोटल 10 हमें इसके मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको इन 10 मेंबर्स के नाम याद करने में प्रॉब्लम होती है तो ये माइंड के लिए आपकी ट्रिक बता देता हूं, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, इसको देख लीजिए आपको पूरा याद हो जाएगा। इसके बाद while the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of the reforms। एकदम सही बात है भाई, माना इंप्रूवमेंट तो है इकोनॉमी में लेकिन सबको बेनिफिट नहीं हुआ है। देख लेते हैं, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो भाई चाइना में राइज हो रही है। नियरली 100 मिलियन ऐसे लोग हैं जो आज भी जॉब सीख कर रहे हैं, उनको अभी तक जॉब नहीं मिल पाई है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर फीमेल के एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क को कंपेयर करते हैं ना तो इतनी बुरी है जितनी यूरोप में 18th एंड 19th सेंचुरीज में हमें देखने को मिलती थी। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है, करप्शन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है लेकिन उसी के साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। अगर हम रूरल अर्बन रेसिडेंट्स को कंपेयर करते हैं या फिर कोस्टल और इनलैंड प्रोविंसेस को कंपेयर करते हैं तो इनइक्वालिटी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, मतलब बेनिफिट सब तक नहीं पहुंच पाया है। कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन बोल रहा हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल फंसना पक्का है, सीरीज है भाई, आपको फंसने देंगे बिल्कुल। हाँ ये हो सकता है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्वेश्चन ना कई बार चेंज हो जाते हैं, अभी आगे आपको मैं बताऊंगा, क्लियर होगा कि मतलब यही सेम आंसर रहेगा लेकिन इस आंसर को पूछने के लिए 10 तरीके के क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत घुमा दिया जाता है। जैसे अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि क्या रशिया को हम न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा रशिया एक न्यू सेंटर पावर है, कैसे है, एक्सप्लेन करिए। मुझे नहीं लगता कि रशिया एक नया सेंटर ऑफ पावर बन सकता है, अगर आपको लगता है तो एक्सप्लेन करिए। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपसे सब बनना चाहिए। तो देखिए अगर हम रशिया की बात करते तो जब यूएसएसआर था, जब डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था उस समय भी रशिया उसका लार्जेस्ट पार्ट था। उसके बाद अगर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की बात करते तो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग सक्सेसर हमारा रशिया बना, आप सबको पता है, हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम रशिया के जीडीपी की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में 11th नंबर पर है अभी। साथ ही साथ रशिया में हमें मिनरल्स के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलती है, गैसेस देखने को मिलती हैं, जो ग्लोबल वर्ल्ड में इसको बहुत ही पावरफुल कंट्री बनाकर सामने खड़ा कर देता है। फिर इसी के एडिशन में भाई रशिया हमारा एक न्यूक्लियर स्टेट है जिसका बहुत ह्यूज स्टॉक है भाई सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस्ड वेपन्स का। साथ ही साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसको हम P5 भी बोलते हैं उसका एक परमानेंट मेंबर है जो अपने आप में इसको और पावरफुल बना देता है। तो इसलिए भाई रशिया को हम एक न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऐड किए, आप अपने मन से भी इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप मन से लिख सकते हैं, उसको अपनी तरीके से आपको फ्रेम करना होगा। मेरा काम है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, उसका आंसर बताना, उसको लिखना अपनी तरीके से फ्रेम करना आपका काम है। तो उसको आराम से सोचकर आप करिएगा, बहुत जल्दी इस पर हम पूरा कोर्स लेकर आएंगे आंसर राइटिंग बेसिक्स पर।
इसके बाद भाई अब क्या हम इंडिया को न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह देख सकते हैं? तो देखिए, अगर हम 21st सेंचुरी इंडिया की बात करते हैं तो भाई एक ग्लोबल पावर बनकर हम सामने आ रहे हैं। भाई इन पूरे वर्ल्ड ने भाई इंडिया को बढ़ते हुए देखा है, मल्टी डायमेंशनल वे में बढ़ते हुए देखा है। अगर हम अपनी इकोनॉमिक, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बात करते हैं तो भाई बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ इंडिया की 135 करोड़ की ज्यादा की पॉपुलेशन, उसमें सबसे ज्यादा यूथ का परसेंटेज होना अपने आप इंडिया को बहुत स्ट्रांग बना देता है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम टारगेट कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट की हम बात कर रहे हैं, अपने आप में ये भी इंडिया को स्ट्रांग बनाता है। साथ ही डायस्पोरा मतलब क्या होता है? जब एक इनलैंड के लोग कोई और जगह पर चले जाते हैं, जैसे अगर इंडिया की बात करते हैं, यहाँ के लोग जब बाहर चले जाते हैं फिर वहां पर अपना कल्चर स्प्रेड कर रहे होते हैं, तो इसको हम डायस्पोरा बोलते हैं। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो 200 मिलियन प्लस इंडियन पीपल भाई बाहर हमें स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिल जाते हैं। इंडिया का डायस्पोरा में देखने को मिल जाता है, जो अपने आप में भाई इंडिया के कल्चर को भी स्प्रेड कर रहा है और इंडिया की पावर को भी दिखा रहा है। तो जी हाँ, इंडिया एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हो सकता है, एक न्यू सेंटर हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद भाई अब क्या इजराइल को हम देख सकते हैं? सारे नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम इजराइल की बात करते हैं ना, तो एक बहुत ही पावरफुल नेशन बनकर 21st सेंचुरी में सबके सामने आया इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंटेलिजेंस बिसाइड्स इकोनॉमी। मतलब इंटेलिजेंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, डिफेंस भी है, साइंस भी है, लेकिन साथ से इकोनॉमी तो इसका है ही है। तो ये पूरी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद भाई वेस्ट एशियन कंट्रीज में पॉलिटिक्स चलता रहता है, हमने पॉलिटिकल साइंस में इसके बारे में पढ़ा है। उसके बीचों बीच भाई ये सिचुएटेड है, तो वहां पर इसको ग्रो करना और मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये ग्रो कर रहा है। उसके बाद भाई अगर हम बात करते हैं तो इसका जो डिफेंस है वो बहुत शानदार है, डिफेंस स्किल्स बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत अच्छा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बहुत अच्छे, जो अपने आप में इसको पावरफुल बना देते हैं। साथ ही साथ भाई यहाँ एडवर्सिटी, मतलब कुल मिला क्या बोल सकते हैं, अनप्लेजेंट सिचुएशन है, वहां पर ये सस्टेन कर पा रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा जियोनिस्ट नेशन है हमारा इजराइल, उसके बाद भी भाई इसने पूरे वर्ल्ड पर अपनी छवि बना दी है। साथ ही साथ अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहां पर तो हमें देखने को मिलता ही है, लेकिन अरब डोमिनेटेड जो वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स है वहां पर इसका एक खास रुतबा हमें और देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा पूरा भाई इजराइल का आता है। इसके बाद भाई चाइनीज इकोनॉमी के राइज के बारे में बताइए, इसको एक्सप्लेन करिए। चाइना का क्वेश्चन बोर्ड में आ ही जाता है भाई। तो देखिए, अगर हम चाइना की इकोनॉमी की बात करते हैं तो चाइनीज इकोनॉमी सक्सेस सिंस 1978 हैज बीन लिंक्ड टू इट्स राइज एज अ ग्रेट पावर। 1978 का तो हमें चीज एकदम देखने को मिलती है। चाइना हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस द रिफॉर्म्स फर्स्ट बिगिन देयर। जब से वहां पर रिफॉर्म हुआ, इसका फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में देखने को मिलता है। ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भाई 2040 का यूएस को भी पछाड़ देगा और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। साथ ही साथ जब से इसने अपना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया अपने रीजन में, मतलब लोगों के साथ अब हाथ मिलाया, एग्रीमेंट साइन किया, अपने आप को ओपन किया है, तो रीजनल अफेयर्स में इसको और इन्फ्लुएंस इसका जाता है और पावर इसकी आ जाती है। साथ ही भाई इकोनॉमी तो इसकी पावरफुल है ही, पॉपुलेशन पावरफुल है, लैंड मास है, रिसोर्सेस है, रीजनल लोकेशन बहुत शानदार है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो ये सब जोड़कर इसको एक बहुत आगे एक बड़ा नेशन बना देता है जो बहुत ज्यादा पावर होल्ड कर रहा है। इसके बाद व्हाट इज मेंट बाय सार्क। अब ये सार्क क्या है? हाउ कैन पीस एंड कॉपरेशन बी इनहेंस्ड थ्रू इट। तो सार्क के बारे में देख लेते हैं। सार्क स्टैंड करता है अबाउट साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन के लिए। याद रखिएगा फुल फॉर्म। सिंपल इनका है कि भाई म्यूचुअल ट्रस्ट रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे जो साउथ एशियन स्टेट्स हैं उनके बीच। इसके रोल की बात कर लेते हैं। पहला, SAARC is a regional initiative among South Asian states to evolve cooperation since 1985। ठीक है, 1985 का इसका पूरा काम हुआ है कि कुछ भी करके कॉपरेशन लेकर आए। इसके पास टोटल अभी 8 मेंबर्स हैं जो म्यूचुअल हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग को इंकरेज करता है सार्क। साथ ही साथ भाई सार्क ने इनिशिएट किया साफ्ता। साफ्ता का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इनने बोला है कि भाई हम फ्री ट्रेड जोन्स फॉर्म करेंगे पूरे साउथ एशिया के लिए, जहां पर भाई मेनली कलेक्टिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी को देखा जाएगा। उसी के साथ भाई सार्क ये प्रोजेक्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने मेंबर का। इसका कहना है कि हम अपने मेंबर को इतना अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाएंगे सबके कोऑपरेशन के साथ कि जो नॉन रीजनल पावर है, जो हमारे साउथ एशिया की पावर नहीं है, हम पे उन पर डिपेंड होना पड़ता है, तो उसको हम कम करना चाहेंगे। अब अगर आपको इसके भी मेंबर्स को याद करने में प्रॉब्लम होती है तो MBBS पेन आप याद रख सकते हैं। तो ये आप याद करेंगे तो आपसे पूरा ये भी बनने लगेगा। इसके बाद रीजनली एंड ग्लोबली चाइना हैज बिकेम एन इकोनॉमिक पावर टू रेकन विद, टू डील विद, है ना। इसको एक्सप्लेन करिए। अब इसको हम देख लेते हैं। चाइना के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। वही है,
भाई चाइना ने जब से अपनी इकोनॉमी इंटीग्रेट करी है, तो जब ये इंटीग्रेट किया, चाइना पहले से पावरफुल था, लोग इसके साथ अग्रीमेंट में आए, अलग अलग कंट्री ने इसे हाथ मिलाया, तो अब उन कंट्रीज की इंटरडिपेंडेंसी चाइना के साथ बढ़ चुकी है, वो चाइना के बिना काम नहीं कर सकते। तो चाइना अपने आप में अब एक इन्फ्लुएंस रखने रखा है एज अ ट्रेड पार्टनर, और साथ ही साथ इस जिस भी कंट्री के साथ इसने अग्रीमेंट किया उन पर भी अब चाइना का में इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ भाई इसके जो इश्यूज बाकी थे जापान, यूएस, आसियान और रशिया के साथ, अब वो भी कहीं ना कहीं शांत हुए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक अब इन लोग कहीं ना कहीं एग्रीमेंट में आ गए। तो कहीं ना कहीं से बोलते ना एक दूसरे तरफ से दोस्ती बढ़ रही है, तो जो मतभेद रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये ऐसा होप करता है कि ताइवान के साथ जो इसके डिफरेंसेस हैं, जिसे एक रेनीगेट का मतलब होता है ट्रेटर, पाखंडी प्रोविंस मानता है, उसको अब बोल रहा है कि भाई हम उसको इतना इंटीग्रेट कर लेंगे इकोनॉमी के साथ कि डिफरेंसेस सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद भाई चाइना की सिंपल बात है, 1997 के बाद आसियान में थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिले थे, तो चाइना ने कंट्रीब्यूट किया था उनकी स्टेबिलिटी के लिए, जो अपने आप में बताता है कि भाई चाइना का राइज कहीं ना कहीं हो रहा है, उससे डरने की बात आ गई है। फिर साथ ही साथ लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ पर भाई ये चाइना की सोच है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, हेल्प पॉलिसीज लेकर आएगा। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, अब उनमें एक चाइना बड़ा प्लेयर बनकर सामने आने वाला है, उनको पूरी तरीके से अब चाइना इन्फ्लुएंस करने वाला है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा भाई मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को, मैं आपको भाई रिकमेंड करना चाहूंगा ओसवाल गुरुकुल की क्वेश्चन बैंक। अब आप बोलोगे भैया एक तरफ आप बोलते हो फंसना पक्का सीरीज, इसका किसी सोर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी तरफ आप बुक रिकमेंड कर रहे हैं, तो मेरी बात अच्छे से समझिए। इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ करा दिया, मैं अभी आपको गारंटी ले रहा हूँ फंसना पक्का मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, टर्म 1 ने सब चीज प्रूव कर दिया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक वीडियो देखने का सब कुछ बोर्ड एग्जाम में कर लेंगे, तो आप एक गलत फहमी में है। भाई क्वेश्चन आप ये वीडियो से पढ़ के जाएंगे, आप भूलने लगेंगे, आपको एक बुक चाहिए जिसको पढ़कर आप अपना रिवीजन कर सकें। ज्यादा से ज्यादा जब आप क्वेश्चन करेंगे आपका अच्छे से रिवीजन होगा। साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे उनका आंसर खुद से रखेंगे और फिर उसको बुक से मैच करेंगे कि भाई मैंने आंसर जो लिखा बुक में क्या दिया हुआ है, तो आपको मदद मिलेगी। तो हमेशा एक बुक होना बहुत जरूरी है, हर समय आप वीडियो खोल कर क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको एक बुक सामने चाहिए जिसको देखकर आप आंसर फ्रेमिंग सीख सके, अपना रिवीजन कर सकें, समरी नोट्स इससे आप कर सकें। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो भूल जाते हैं चीजें, एक वीडियो का तो आपको सब कुछ याद नहीं रहता है, तो आपके पास एक बुक होना चाहिए जिसको समय समय पर आप प्रैक्टिस कर सकें अपने रिवीजन के लिए। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बुक आ जाती है, तो मैं आपको बिल्कुल ह्यूमैनिटीज के हर मेजर सब्जेक्ट के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा ओसवाल गुरुकुल। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे लिंक्स डाल रहा हूँ, बहुत ही शानदार बुक है, एकदम टर्म 2 को देखकर बनाया गया है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, वो भी अगर आपको नहीं बनते तो इन बुक की आप मदद करके उनको भी बिल्कुल देख सकते हैं। अब सीधा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, द यूरोपियन यूनियन हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंग पॉलिटिकल वन। बहुत बार बोर्ड में आया है, या यूरोपियन यूनियन पहले तो एक इकोनॉमिक यूनियन था, अब ये पॉलिटिकल बनता जा रहा है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो देखिए यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं ना, तो समय के साथ बहुत इवॉल्व हुआ है, अब ये इकोनॉमिक यूनियन की तरफ से जाता हुआ पॉलिटिकल की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे देखिए अगर हम यू की बात करते हैं ना, तो अभी एक नेशन स्टेट की तरह ज्यादा काम करने लगा है। इसने ट्राई किया कि खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हालांकि वो फेल हो गया, लेकिन उसके बाद भी इसका खुद का फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट और करेंसी है, ये चीज हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ इट ऑल्सो हैज सम फॉर्म ऑफ अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन इट्स डीलिंग विद अदर नेशन। तो कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी देखने को मिल जाती है जब किसी नेशन से डील करता है। जहां भी कॉमन वर्ड आ रहा है मतलब ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि सबको सेम पॉलिसीज में ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं धकेल रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है। साथ ही साथ द यूरोपियन यूनियन हैज ट्राइड टू एक्सपेंड एरियाज ऑफ कॉपरेशन व्हाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर। कॉपरेशन की तरफ बढ़ रहा है, नए मेंबर्स को एक्वायर कर रहा है, और मेनली नए मेंबर्स कहां से ला रहा है, जो पहले सोवियत ब्लॉक के हुआ करते थे उनको लेकर आ रहा है। लेकिन ये प्रोसेस इजी नहीं रहा है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं भाई जो इतनी ज्यादा खुश नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं कि ईयू वाली पावर होल्ड करे जो उनकी गवर्नमेंट होल्ड करती है। मतलब भाई हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ ईयू जब नए मेंबर्स को ऐड कर रहा है, तो बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो खुश नहीं है कि भाई नए मेंबर को ऐड करने में हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर रिजर्वेशंस का उल्टा मीनिंग मत निकालिएगा, यहाँ रिजर्वेशंस का मतलब है कि सहमत नहीं है उनको ऐड करने में। तो ये पूरा हमारा ये वाला आंसर भी आ जाता है। फिर इसके बाद भाई अब साउथ कोरिया की बात कर लेते हैं कि क्या साउथ कोरिया एक नए सेंटर की तरह इफेक्टिवली फंक्शन कर पाएगा। तो देख लेते हैं। साउथ कोरिया का बॉक्स दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया ये टॉपिक तो डिलीट हो गए, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। भाई आप लोग की गलती नहीं है, यूट्यूब पे मैंने 10 वीडियो खोली, हर जगह गलत सिलेबस बनाया गया, तो मैंने खुद आपके लिए सिलेबस बनाया है, ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, एक बार देख लीजिए वीडियो, आपका पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। भाई सारे टॉपिक सारे
अब अगर हम बात करते हैं भाई हमारे कोरियन पेनिनसुला की, तो ये दो कोरियाज में डिवाइडेड है। एक है हमारा साउथ कोरिया और एक है हमारा नॉर्थ कोरिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात कर रहे हैं ना, उसके एंड के बाद। तो अगर हम साउथ कोरिया की बात करते हैं ना पर्टिकुलरली, तो ये एक नया सेंटर बनकर हमारे एशिया में सामने आ रहा है। अगर हम 1960s एंड 1980s के बीच की बात करते हैं तो इसने बहुत तेजी से अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, एक इकोनॉमिक पावर बनकर सामने आया, और इसी को टर्म किया गया मिरेकल ऑन द हैन रिवर। ये आपको सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए, हो सकता है एक बार मैं गलत बोल रहा हूँ कि नहीं ये टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, सैंपल पेपर तो गलत नहीं बोलेगा, सीबीएसई का सारे टॉपिक आ रहे हैं। हैन रिवर भाई साउथ कोरिया में ही आपको देखने को मिल जाता, तो याद रखिएगा इसी चीज को मिरेकल ऑन द हैन रिवर बोला गया। उसके बाद भाई एक ऑलराउंड डेवलपमेंट कर रहा था, ये ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का भी मेंबर बना 1996 में। 2017 में इसकी इकोनॉमी 11th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, मिलिट्री एक्सपेंडिचर 10th लार्जेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। साथ ही साथ भाई बहुत सारे फैक्टर है जिसके कारण हमें यहाँ पर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हमें बहुत रैपिड वे में देखने को मिलती है। और भी फैक्टर है, जैसे थोड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहता है, एक्सपोर्ट पर फोकस करता है, स्ट्रॉन्ग रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बहुत ही इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस देखने को मिलते हैं। ब्रांड्स बहुत फेमस है, सैमसंग, एलजी, हुंडई, इंडिया में आपको बहुत फेमस नाम ये सुनने को मिल जाएंगे। ये रीजनों के कारण भाई साउथ कोरिया भी बहुत तेजी से एक नया सेंटर हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद भाई जापान की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए अगर जापान की बात करते हैं ना, तो जापान का भाई मेन रेपुटेशन आता है कि बहुत हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनाता है। जापान के पास बहुत ही कम खुद के नेचुरल रिसोर्सेस है, तो इसको सब इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम जापान की बात करते हैं तो ये भी ओईसीडी का मेंबर है, 1964 में बना था। 2017 की बात करते हैं तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, एक अकेला एशियन कंट्री है जो G7 का मेंबर है, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन भी हमें देखने को मिल जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है यूएन के रेगुलर बजट में, ऑलमोस्ट 10% ये तो कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ अगर हम जापान के मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो जीडीपी का सिर्फ 1% है, उसके बाद भी वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट है। तो इतनी खूबी है भाई जापान में, क्यों ये एक अच्छा सेंटर नहीं होगा। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं भाई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट मेजर डिसीजंस वर टेकन बाय चाइना आफ्टर 1970। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, 1970 के बाद पूछ लिया जाएगा, हो सकता है आपसे पूरा पूछ लिया जाए, हो सकता है जो मैं आपको आंसर बताऊं उसके बीच से एक पॉइंट निकाल कर क्वेश्चन बन जाए। कई बार आपको 6 वाले भी 4 में देखने को मिल जाएंगे, कई बार 4 वाले भी आपको 6 में देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको 6 वाले ही 4-2 में जाते हुए देखने को मिलते हैं, उसी तरह से मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा ना, आपको समझ में आएगा। यार देखिए अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने अपने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशन कब एस्टेब्लिश किए, 1972 में किए। वहां के उस समय के जो प्रीमियर, वहां से के लीडर जो इनले थे, उनने 4 मॉडर्नाइजेशन लेकर आए। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है, 4 मॉडर्नाइजेशन बताइए, साथ ही साथ ओपन डोर पॉलिसी का थोड़ा बहुत बता दीजिए। तो आपको जो मैं समझा रहा हूँ सब कुछ बनना चाहिए। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो यहाँ तक पहुंच गए लेकिन आपको ऐसा लगा यार कि मुझसे सारे आंसर शायद नहीं बन रहे थे, हमारे चैनल पर हम ह्यूमैनिटीज के सारे मेजर सब्जेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन वीडियोस, पूरा एनसीईआरटी, एक एक लाइन, एक एक बॉक्स आपको समझाते हैं। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। सब कुछ हमारे चैनल पर आता है, आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मिल जाएंगी, स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन तो मैं बोल सकता हूँ भाई पूरे यूट्यूब में आपको बेस्ट देखने को मिलेगा, पूरी एडिटेड वीडियोस हम लेकर आते हैं और पूरा एनसीईआरटी कराते हैं। तो देखिए 1973 में 4 मॉडर्नाइजेशन आए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री। उसके बाद अगर हम 1978 की बात करते हैं तो उस समय के जो लीडर थे डेंग शाओपिंग, उनने ओपन डोर पॉलिसी को अनाउंस किया और बोला कि भाई चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लेकर आएंगे। पॉलिसी में सिंपल ये था कि भाई हम हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट करेंगे, कैसे, हम अब्रॉड से बोलेंगे कि भाई वो चाइना में इन्वेस्टमेंट करें, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का, ठीक है, उसका इन्वेस्टमेंट करें। उन्हें ओपन कर दिया। पहले चाइना बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता था कि नहीं किसी से कोई नाते नहीं रखेंगे, लेकिन अब रख रहा था। ये चीज हमें देखने को मिली। साथ ही साथ चाइना ने अपना खुद का रास्ता बनाया भाई मार्केट इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इन्हें शॉक थेरेपी कुछ नहीं किया, इन्हें स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। 1982 में सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलता है, जिसको फॉलो किया इंडस्ट्री के प्राइवेटाइजेशन ने 1998 में। तो ये चीजें हमें देखने को मिली। साथ ही साथ भाई जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको एलिमिनेट किया गया, सिर्फ और सिर्फ एसईजेड में। एसईजेड क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ऐसा नहीं है कि ट्रेड बैरियर्स हर तरफ से हटा दिया, कुछ जोन सेटअप करे गए जहां पर बोला गया कि भाई यही एक कुछ एरिया है जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स आकर अपने एंटरप्राइजेस सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ भाई जो स्टेट है वो पहले भी और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां की मार्केट इकोनॉमी को सेट करने में, मतलब स्टेट के रोल को इन्हें कम होने नहीं दिया। इसके बाद
हाउ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हेल्प चाइना इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन। नई इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं, अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं एग्रीकल्चर के, तो भाई इसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और रूरल इनकम में हमें बहुत तेजी से एक राइज देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद भाई लोगों की सेविंग बढ़ी रूरल इकोनॉमी में और हमें हाई पर्सनल सेविंग्स देखने को मिलती है, जिसके बाद हमें रूरल इंडस्ट्री की ग्रोथ भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ चाइनीज इकोनॉमी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो इनके नए ट्रेडिंग लॉज हैं, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो इन्हें सेटअप किए हैं, उसके बाद हमें फॉरेन ट्रेड भी बहुत देखने को मिल जाती है। आज के समय में चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पूरे वर्ल्ड से। अगर हम कंपेयर करते हैं एफडीआई मतलब होता क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब होता क्या है। सपोज करिए इंडिया में एक कंपनी है जिसमें बाहर की कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, तो ये एफडीआई में आ जाएगा कि भाई फॉरेन सीधे हमारे यहाँ के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको हम एफडीआई बोलते हैं शॉर्ट में, आपको एकदम समझाया मैंने। उसके बाद लार्ज फॉरेन एक्सचेंज इनके पास आ गए, बहुत रिजर्व इनके पास आ गए, तो अब ये भाई पूरे दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये हमें देखने को मिला। फिर भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2001 में इसका सेशन हुआ, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसका वर्ल्ड से और कनेक्ट हो गया। उसके बाद भाई चाइना का आगे यही है कि पूरे वर्ल्ड से और डीपर वे में ये इंटीग्रेट होंगे, इकोनॉमिक वे में बहुत ज्यादा डीपर घुसेंगे, और भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर का फ्यूचर अब हमें चाइना ही देखने को मिल रहा है, उसको शेप करेंगे। तो ये चीजें हमारी आ जाती हैं। फिर एक्सप्लेन चाइनीज इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फ्रॉम 1949 टू 1960। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलते हैं। रिलेशन में जाएगा कि इंडिया के 1949 से 1962 तक के आप रिलेशन बता दीजिए चाइना से, तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश हुआ 1949 में, जो कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो माओ की लीडरशिप में आया था उसके बाद हुआ था, है ना। सबसे पहले माओ की लीडरशिप में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद भाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में एस्टेब्लिश हुआ। तो उस समय जो इसका मॉडल था ना, वो सोवियत मॉडल था इकोनॉमी की, अगर हम बात करते हैं तो भाई उस समय जो कम्युनिस्ट चाइना था वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड था। उसने डिसाइड किया कि वो पूरे वर्ल्ड से अपने रिश्ते नाते तोड़ देगा। उस समय उसका एक ही चाह रहा था कि भाई वो खुद की रिसोर्सेस यूज करे, साथ ही साथ उस समय के सोवियत की थोड़ी सी हेल्प और एडवाइस उसने ली थी, ये हमें देखने को मिलता है। जो इसका मॉडल था भाई, उसका मेन एम था कि स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर ये क्रिएट कर पाए, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से जो इसको प्रॉफिट होता है उसका ये यूज कर पाए, उससे ये एक हैवी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री फॉर्म करेगा, ये इसका मेन एम था। लेकिन इसके बाद फिर हमें ये भी चीज देखने को मिलती है कि फॉरेन एक्सचेंज बहुत शॉर्ट था, इसका ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, तो ये पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी और गुड्स इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था, खरीद नहीं पा रहा था। ये चीज हमें देखने को मिलती है, खरीद नहीं पा रहा था। तो चाइना ने क्या बोला, हार नहीं मानी। चाइना ने बोला जो हम बाहर से नहीं खरीद पा रहे हैं उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे हमारे डोमेस्टिक गुड्स से, ये हमें चीज देखने को मिली। साथ ही साथ भाई एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर हमें बहुत देखने को मिला, हर एक सिटीजन को ये चीज अश्योर्ड थी। साथ ही साथ जो इकोनॉमी थी वो एक रिस्पेक्टेबल रेट 5 से 6% में बढ़ रही थी। लेकिन भाई यहाँ पर एक और चीज आती है कि एनुअल ग्रोथ रेट जो थी वो भी 2 से 3% थी। तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो 5 से 6% हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ रहा है, तो इतनी सफिशिएंट हमें देखने को नहीं मिल रही थी। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इतना सफिशिएंट नहीं था कि हम इंडस्ट्री के लिए सरप्लस निकाल पाए, तो ये हमें देखने को मिलता है। अब याद रखिए क्वेश्चन क्या था, 1949 से 1960, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। इस आंसर में कोई भी आपको प्रेजेंट की चीजें नहीं लिखना है कि अब चाइना इस चीज में अच्छा कर रहा है उसमें नहीं कर रहा है, जिस ईयर के बीच की बात पूछी गई है वही आपको लिखना पड़ेगा। फिर नेम द 3 प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द 3 पिलर्स ऑफ आसियान कम्युनिटी, राइट इट्स 8 ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्लेन ARF। तो सबसे पहले अगर 2003 की बात करते हैं तो आसियान मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ EU बाय एग्रीइंग टू एस्टैब्लिश एन आसियान कम्युनिटी कंप्राइजिंग 3 पिलर्स। 3 पिलर क्या थे, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। सिक्योरिटी कम्युनिटी बात करते थे भाई, इसको इस कन्विक्शन पर बनाया गया था कि हमारे जो आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बचे हुए हैं जिनको सॉल्व करना बचा हुआ है, उनके चक्कर में कोई भी आर्म्ड कन्फ्रंटेशन नहीं होगा। तो ये मैंने आपको स्पेशल एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए डाल दिया, ठीक, तो ये देख लीजिएगा। फिर ARF का फुल फॉर्म होता है आसियान रीजनल फोरम। एक रीजनल फोरम एस्टेब्लिश करी गई थी 1994 में, जिसका मतलब था इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी का कोऑर्डिनेशन ये देखती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं आसियान कम्युनिटी, तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन, जैसा मैंने कहा, बट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स तो चलते रहेंगे, उनको हम ठीक कर लेंगे, लेकिन उस चक्कर में कोई ऐसा वॉर टाइप का नहीं होना चाहिए, आर्म्ड कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट के जरिए। साथ ही साथ रीजनल पीस स्टेबिलिटी को हम प्रमोट करेंगे, रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर्स को फॉलो करेंगे। टू एस्टैब्लिश डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स, ये हमें देखने को मिलता है। फ्री ट्रेड एरियाज बनाएंगे इन्वेस्टमेंट्स, लेबर्स एंड सर्विसेज के लिए।
तो ये हमें पूरा इसका देखने को मिलता है। इसका ब्रिक्स क्या है जी, तो ब्रिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो ब्रिक्स भाई क्या है, जो इनके मेंबर्स हैं उनके फर्स्ट लेटर से बनाया गया। ब्रिक्स का होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। इसका पहले नाम ब्रिक था, ये 2006 रशिया में फॉर्म हुआ था। इसकी फर्स्ट मीटिंग में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया था, जो 2009 में हुई थी। तो ब्रिक का नाम हो गया ब्रिक्स। की ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो सबसे पहला है भाई प्राइमरली है कि कॉपरेट करें, डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर, साथ ही साथ नॉन इंटरफेरेंस रहे भाई इसका आपस के मेंबर की इंटरनल पॉलिसीज में, मतलब ऐसा नहीं है कि आप दूसरों की इंटरनल पॉलिसीज में हस्तक्षेप कर रहे हो, साथ ही साथ म्यूचुअल इक्वालिटी यहाँ पर रहे, तो ये हमें देखने को मिलता है। अगर हम 11th कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ये ब्राजील में कंक्लूड हुई थी 2019 में, जिसको चेयर किसने किया था भाई, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ने किया था, हमारे बोल्सोनारो जी ने किया था। 2020 की ब्रिक्स की समिट की बात करते हैं जो 12th होने वाली थी, वो थी भाई कि सेंट पीटर्सबर्ग में होगी जुलाई 21 से 23 के बीच, लेकिन कोविड आ गया तो इसको भाई चेंज किया गया, थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ नवंबर 17 2020 में। तो एक्स्ट्रा इन्फो मैंने आपके लिए डाल दिया है, ये हमारा पूरा ब्रिक्स का आ जाता है। इसके बाद व्हाट मेक्स द यूरोपियन यूनियन अ हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको भी हम देख लेते हैं। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो थोड़ा आप अपनी लैंग्वेज में इसको एलेबोरेट कर रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की और मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। तो एज अ सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो पूरा वही दिया कि ईयू अपना कैसे इन्फ्लुएंस रखता है, बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक की बात करते हैं, ईयू की इकोनॉमी वर्ल्ड में सेकंड बिगेस्ट है। इसका जो यूरो करेंसी है भाई वो एक यूएस डॉलर को थ्रेट है। उसके बाद अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक का काम करता है यू, मतलब यू का वहां पर एक दबदबा हमें देखने को मिलेगा। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर अपना इन्फ्लुएंस रख रहे हो तो मतलब अपने आप में एक दम है ना, ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो भाई इसका फ्रांस का यूएनएससी में परमानेंट मेंबर है, अपने आप में दम आ जाती है। बहुत सारे ऐसे ईयू के मेंबर है जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ये रोल प्ले करता है डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस में, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम मिलिट्री की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर आता है, पहला यूएस का, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद यू की बात करते हैं तो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये कुछ चीजें जो अपने आप में यू को बहुत महान बना देती हैं और एक बहुत इंफ्लुएंस इसका दिखा देती है। अब इससे पहले हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़े, उसका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये फंसना पक्का सीरीज है, चाहे मैं बनाऊं चाहे देव भैया बनाए, इसको बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मेरी आपसे एक सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पॉज करके सबसे पहले इसको शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, जिस भी आप ग्रुप में हैं, अपने क्लासमेट्स, अपने ह्यूमैनिटीज के दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक शेयर करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैनल के बारे में पता चलता है। हम ये नहीं चाहते यार हम फंसना पक्का सीरीज में इतनी मेहनत करें और सिर्फ 1000-2000 बच्चों की मदद हो। हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में ह्यूमैनिटीज के जितने बच्चे हैं उनके पास ये फंसना पक्का सीरीज पहुंचना चाहिए, और ये आप सिर्फ कर सकते हैं, तो बिल्कुल हमारी मदद करिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कोई भी डाउट बचता है आप कमेंट पूछ सकते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा क्वेश्चन, डिस्क्राइब इंडिया चाइना रिलेशंस। तो देखिए अगर हम इंडिया चाइना की बात करते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े पावर्स रहे थे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के पहले, हम बहुत बड़े पावर रहे। आपने देखा होगा कि इंडिया का बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन एक चीज हमें देखने को मिलती है कि इंडिया और चाइना के जो इन्फ्लुएंस रहे ने कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया। चाइना का कल्चर, उसके वहां पर जितने भी लोगों ने रूल किया वो अपनी तरफ थे, इंडिया के अपने तरफ थे, तो हम एक दूसरे से इतने फेमिलियर नहीं थे। इंडिपेंडेंस के बाद लेकिन एक डायलॉग, एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई, क्योंकि इंडिया चाइना को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था। लेकिन उसके बाद हमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिले, जिसने भाई इस होप को खत्म कर दिया और कहीं ना कहीं हमें मुठभेड़ देखने को मिलता है। चाइना ने भाई तिब्बत पे टेक ओवर किया 1950, हम सबने पढ़ा। 1962 इंडो-सीनो वॉर, हम सबको पता है, इंडिया चाइना का वॉर हो गया था, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिला। तो भाई कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे दो कंट्री के बीच वो 1976 तक बहुत डाउनग्रेडेड थे। लेकिन फिर इसके बाद हमें पॉलिटिकल लीडरशिप में चेंज देखने को मिले, जिसके बाद भाई अब हमारी जो सोच थी दोनों कंट्री की वो आइडियोलॉजिकल कम हो गई, प्रैग्मेटिक ज्यादा हो गई। मतलब कुल मिलाकर हम और ज्यादा एक आप बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल बातें करने लगे, हम समय को देखकर बातें करने लगे। पुरानी हमने हमारी जो सोच थी उसको कम किया, अब हम प्रैक्टिकल वे में ज्यादा आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग का ये हुआ कि भाई दोस्ती वापस से आई। फिर बहुत सीरीज ऑफ टॉक्स हुए कि भाई हम कैसे बॉर्डर इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, ये 1981 में इनिशिएट हुए थे। उसके बाद 1988 दिसंबर में राजीव गांधी की जो विजिट हुई चाइना में, उसके बाद रिलेशन और अच्छे हुए। उसके बहुत सारे मेजर्स हमें देखने को मिले कि भाई पीस कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं।
बहुत सारे अग्रीमेंट हुए कॉपरेशन के जिसने दोनों कंट्रियों ने साइन की, जिसके में चीजें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। अगर हम इंडिया चाइना के ट्रेड की बात करते हैं तो ये भाई 30% पर ईयर की रेट से ग्रो कर रहे हैं सिंस 1999। आंसर खत्म नहीं हुआ है। ग्लोबली अगर बात करते हैं तो चाइना इंडिया दोनों ने ना बहुत सिमिलर पॉलिसीज अडेप्ट करी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई, इंडिया के जो न्यूक्लियर टेस्ट थे 1998 में, समटाइम्स इसको ऐसा जस्टिफाई किया जाता है कि भाई चाइना से थ्रेट था इसलिए किया गया था, लेकिन इसके बाद भी हमारा इंटरेक्शन खत्म नहीं हुआ। लेकिन ये चीज बिल्कुल ट्रू है भाई कि हमें देखने को मिला है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम थे कि हम भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है और देखा भी गया है कि भाई चाइना का उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो ये चीजें इंडिया को कहीं ना कहीं सही नहीं लगी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन लिंक्स जब से बड़े हैं, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ग्लोबल कंसर्न्स हमारे सिमिलर हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिलेशन हमें देखने को मिल जाता है दोनों कंट्री के बीच। लेकिन वही है कि भाई बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, तो उस चक्कर में कहने के रिलेशन हमारे खराब हुए हैं चाइना के साथ, ये हमें देखने को मिलता है। फिर कहीं ना कहीं यूएन में भी जब भी इंडिया आवाज उठाता है चाइना पाकिस्तान के टेररिज्म के खिलाफ, तो चाइना उसको सपोर्ट करता है। इंडिया को पाकिस्तान की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, इंडिया उसको इंटरनेशनल इशू बनाता है कि भाई हम इंटरनेशनल हेल्प लेंगे तभी तो चीजें सही होंगी। चाइना वहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इंडिया को ये चीज कभी पसंद नहीं आती है। तो कुल मिला के कंक्लूजन में ये है कि भाई इंडिया का चाइना का रिलेशन एक रोलर कोस्टर टाइप का रहा है, बीच में अच्छा होने का ट्राई लिया लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सही नहीं देखने को मिला है, क्योंकि वही डिस्प्यूट्स बहुत सारे हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद भाई आखिरी में सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन ये मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप खुद सॉल्व करिए, आंसर राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको मालूम चलेगा चैप्टर आपसे कितना बन रहा है। अगर आपसे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नहीं बनते, जैसा मैंने कहा आप ओसवाल गुरु को ले सकते हैं, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो ये भाई हमारे क्वेश्चन आते हैं, आपको इन सबके पीडीएफ बहुत जल्दी हमारे डिस्कॉर्ड टेलीग्राम पर मिलेंगे। पीडीएफ में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दूंगा, आंसर नहीं दूंगा। उसका रीजन है, आप अगर वीडियो आखिरी तक फॉलो कर रहे हैं तो आपने भी देखा होगा भाई कि मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बीच में बताई। स्टूडेंट अगर सिर्फ पीडीएफ पढ़ते हैं, सिर्फ आंसर पढ़ते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती हैं। हम कभी नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स का लॉस हो, इसलिए सिर्फ हम क्वेश्चन देंगे, आंसर के लिए आप वीडियो में आइए। जब आप वीडियो में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी। इसी के साथ अगर वीडियो को करते हैं खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब कर दीजिएगा, मैंने आपको बोल दिया है। बाकी ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंसना पक्का है प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, चैनल पर जाएंगे आपको बाकी सब्जेक्ट की फंसना पक्का है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इसे खत्म करता हूँ। अगर आपको कोई सजेशन हो, कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।